बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप लोगों की गर्मियाँ सुकून से गुजर रही होंगी। सुकून से इसलिए क्योंकि आई नो कि गर्मी की शिद्दत इतनी बढ़ गई है कि वो जो कहते हैं ना कि मत्ती मारी गई है। लेकिन ये ऑब्वियसली पाकिस्तान में रहने का एक हिस्सा है, बिकॉज़ माशाल्लाह पाकिस्तान में हम सिर्फ़ कोई एक किस्म का मौसम नहीं इंजॉय करते। जैसे कि अगर आप बहुत सी दुनिया के एरियाज़ को देखें तो कुछ जगहें हैं जो गर्म हैं तो वो गर्म ही रहती हैं। इवन सर्दियों में वार्म हो जाता है लेकिन उनको कभी ठंड इंजॉय करने का मौसम नहीं मिलता। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो बहुत ठंडी होती हैं, जब वहाँ पे गर्मियाँ भी हों तो बस इतना होता है कि हल्का स्वेटर पहन लें, लेकिन बिल्कुल वो जो कहते हैं ना कि गर्मी को इंजॉय करने का मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान में तो हम चारों मौसम एंजॉय करते हैं, ऑटम, स्प्रिंग, समर, विंटर, और उसके साथ साथ मानसून का सीज़न भी हमें एंजॉय करने का मौका मिलता है। सो ये तो बात हो गई एक बड़ी इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान में हम सारे मौसम भी एंजॉय करते हैं, विच मीन्स कि पूरा साल अगर हम ट्रैवल करना चाहें तो हम ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं स्पेसिफ़िकली गर्मियों की बात करना चाहूँगी। व्यूअर्स, जब गर्मियाँ आती हैं, समर वेकेशंस आती हैं बच्चों की, तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि भाई बच्चों को इस तरह से बिज़ी रखेंगे, उस तरह से बिज़ी रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बच्चों के लिए ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस कितने ज़रूरी होते हैं। और उन एक्सपीरियंसेस में से ट्रैवल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। अब आप ये कहेंगे कि आजकल फ़ाइनेंशियल हालात, मामलात, चीज़ें कैसे हम अफोर्ड करें। व्यूअर्स, क्या पूरी दुनिया में अरबपति और खरबपति लोग बैठे हैं? नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनका मंथली सैलरी आती है उसी पे वो अपना गुजारा चलाते हैं। लेकिन वो लोग भी ट्रैवलिंग करते हैं। वो क्या करते हैं? वो कैंपिंग चले जाते हैं, पिकनिक ट्रिप्स प्लान कर लेते हैं, फैमिली को मिलने के लिए चले जाते हैं। सो इन चीज़ों के थ्रू वो अपना भी ट्रैवल का मामला पूरा कर लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? व्यूअर्स, एक ऐसा मुल्क जिसके हर शहर की एक अमेजिंग हिस्टोरिकल वैल्यू है। अगर आप उसके हर शहर का ऐसे मंज़र देखें कि कब कैसे बना, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, देन मुग़ल ईरा की वजह से हमारे बहुत से ऐसे खूबसूरत, जैसे कि शालीमार गार्डन्स हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा अगर आप बात करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लाहौर फोर्ट की भी अगर हम बात करें, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ट्रैवल करके जाया जा सकता है। पर्सनली मुझे अप नॉर्थ जाना बहुत पसंद है। बहुत से लोग जो कराची या सिंध की साइड पे रहते हैं वो सी साइड जाने की कोशिश करते हैं। देन गवादर को मत भूलें, जिसका एक बहुत ही खूबसूरत कोस्टल लाइन है, और वहाँ पे भी अब बहुत से ऐसे मामलात क्रिएट किए जा रहे हैं कि टूरिज़म शुरू हो। देखिए व्यूअर्स, ट्रैवलिंग का अपना तो एक बेनिफिट है सो है, लेकिन हमारे मुल्क को भी ट्रैवलिंग का बहुत फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम मुल्क विद इन द कंट्री भी ट्रैवल करेंगे और बाहर से लोग भी आएंगे तो हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री बढ़ेगी। मैं कुछ दिन पहले ये पढ़ रही थी कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस कर रहे हैं, और वो ये है कि बहुत से लोग पाकिस्तान से बाहर तो जाने की कोशिश करते हैं ट्रैवल करने की। तो होता ही है कि जब लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे वो डॉलरों में, पाउंड्स में, वेरियस किस्म की करेंसीज़ में, दिरहम्स वगैरह में स्पेंड करके आते हैं। यहाँ के पैसे वहाँ पे खर्च होते हैं। लेकिन जब उसी तरह लोग वापस आके यहाँ पे स्पेंडिंग नहीं करते, राइट, जैसे कि वहाँ के डॉलर्स जब पाकिस्तान में आके नहीं खर्च होते, तो फिर चीज़ बैलेंस में नहीं रहती। सो व्यूअर्स, टूरिज़म वैसे भी हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है एज अ कंट्री, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि ट्रैवलिंग कितनी इम्पॉर्टेंट और कितनी प्यारी चीज़ है। और उसके साथ साथ जब हम ट्रैवल करें तो फिर इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें कि जैसे कि जब हम ट्रैवल करें तो उस जगह को उसकी नेचुरल स्टेट में रहने दें। वहाँ पे जाके कोई ऐसी चीज़ें ना करें या कोई ऐसा मामला ना करें जहाँ पे किसी जगह की नेचुरल ब्यूटी ख़राब हो जाए। जैसे कि बहुत से लोग जो हैं कूड़ा फेंकते हैं, प्लास्टिक की बोतल्स फेंक देते हैं, चिप्स के पैकेट फेंक देते हैं और दूसरा कचरा फेंक के निकल जाते हैं। कहने को पिकनिक पे निकलते हैं, सारा सामान बड़े तरीके से तरतीब से ले के तो आते हैं, लेकिन फिर ट्रैक्स पे और डिफरेंट जगहों पे उसी सामान को फेंक के चले जाते हैं। व्यूअर्स, ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है
देखें अगर गंद है उसे डस्टबिन में डालें। बल्कि इससे रिलेटेड तो मैंने एक छोटी सी रील भी बनाई थी रिसेंटली जब मैं अप नॉर्थ गई थी, और बल्कि मैं आजकल मैं उसको लगाने ही वाली हूँ अपने सोशल मीडिया पे, बट वो रील मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने सोशल मीडिया पे लगाने से पहले। बिकॉज पाकिस्तान को साफ़ रखना, हरा भरा रखना, खूबसूरत रखना सिर्फ हमारे स्टेट की, गवर्नमेंट की नहीं है जिम्मेदारी, ये हम सबकी जिम्मेदारी है व्यूअर्स। देखें सफाई तो कर देते हैं लोग आके, हर नुक्कड़ कोने पे गार्बेज कैंस पड़े हैं, इवन ट्रैक्स के ऊपर साइड पे गार्बेज डिस्पोजल के तरीके पड़े हैं, लेकिन उस ट्रैक पे जाते हुए गार्बेज के डिस्पोजल की जगह पे नहीं कूड़ा फेंका जाता, कूड़ा फिर भी ज़मीन पे फेंका जाता है। देखें इस खूबसूरत मुल्क की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है, और अगर हम इस मुल्क का ख्याल नहीं रखेंगे तो व्यूअर्स कौन रखेगा? अल्टीमेटली क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने मुल्क का ख्याल रखें, उसको नीट एंड क्लीन रखें? सो यहाँ पे बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखने को। सबसे पहले तो ट्रैवल करना बहुत अच्छी बात है, हम सबको ट्रैवल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एज अ फैमिली या फ्रेंड्स या जो कपल्स हैं नए नए, या इवन कपल्स अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करें। कहते हैं कि अगर किसी इंसान को जेन्युइनली जानना है तो उनके साथ सफ़र करके देखो। जब आप दिन रात किसी के साथ गुजारते हैं तो तब ही आप उनको और उनकी पर्सनैलिटी को सही तरीके से जान पाते हैं। एक बात हो गई। सो अगर अपनी फैमिली के साथ या अपनों के साथ एक बॉन्डिंग का एक्सपीरियंस रखना है तो ट्रैवल करें। आपने नोटिस किया व्यूअर्स की जब शादी होती है तो हनीमून का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? हनीमून का कॉन्सेप्ट ये है कि शादी के बाद मियाँ और बीवी, लड़का लड़की अकेले जो हैं कुछ वक्त साथ गुजारें, और अक्सर उसके अंदर ट्रैवल इंक्लूडेड होता है। और हमारे यहाँ जो लोग नहीं बाहर जाना अफोर्ड करते, अक्सर लोग नहीं करते, वो अप नॉर्थ का रुख करते हैं या किसी ऐसी जगह कर जाते हैं विद इन पाकिस्तान जो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, लेकिन आपस में साथ ट्रैवल करते हैं एक दूसरे को जानने के लिए। सो ट्रैवल करना इन जनरल बड़ी अच्छी चीज़ है, ट्रैवल करें, ज़रूर करें। फिर ट्रैवल कहाँ करें? मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले अपने मुल्क, अपने प्यारे खूबसूरत पाकिस्तान को देखें, और उसके साथ साथ अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करने का भी मौका मिले तो उसके भी बहुत से बेनिफिट्स हैं आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए, या आपके लिए एक ब्रिलियंट एक्सपीरियंस ये जानने के लिए कि बाहर दुनिया कैसे रहती है, कैसे इंटरेक्ट करती है, दूसरे कल्चर्स को समझने के लिए। और उसी तरह पाकिस्तान में भी जब आप डिफरेंट इलाकों में ट्रैवल करते हैं तो डिफरेंट जगहों पे लोग कैसे जीते हैं, उनके लाइफस्टाइल्स कैसे हैं। और फिर तीसरी बात, जब ट्रैवल करें तो प्लीज़ जो जगह जैसे आपको मिले उसको वैसे छोड़ के जाएँ, बल्कि उसको बेहतर छोड़ के जाएँ। अगर कहीं कूड़ा, गंद वगैरह कोई चीज़ आप देखते हैं, कोई ऐसी वैसी चीज़ आपके सामने आती है तो उसको नीट एंड क्लीन करें। मैंने तो हमेशा एक ही बात अपनी नानों से सीखी है, जो उनसे छोटे होते हुए सुनती थी कि भाई जब भी किसी से कोई जगह, चाहे किराए पे लो या किसी की जगह पे जाओ, तो उस जगह को बेहतर छोड़ के जाओ कंपेयर टू जैसे आपने उसको पाया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं व्यूअर्स। खैर किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ प्यारी सी, बहुत ही आज प्यारी लग रही हैं शेफ़ फ़खरुन्निसा, और बहुत ही खूबसूरत आउटफिट पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। कलर भी बहुत सूट कर रहा है, कॉम्बिनेशन भी बड़ी अमेजिंग है माशाल्लाह। थैंक यू। समर की बात हो रही है, समर वेकेशन की। अब समर वेकेशंस में हम अक्सर बात करते हैं कि ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बट ट्रैवलिंग भी तो एक बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी है। और मेरा ख्याल है कि ये मस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे भी हम लोग समर वेकेशन क्योंकि काफ़ी लॉन्ग होती हैं, तो अपने अगर पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान, अपने पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह हैं कि मेरा ख्याल है कि आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप बड़ा प्लान करके और बड़ी डिफरेंट जगहों को आप एक्सप्लोर करें अपने बच्चों के साथ, बहुत ही खूबसूरत जगह हैं। बस वही बात जो जगह आपने अभी कही है कि जो सफाई वाला आंसर है वो है हमारे मुल्क में। हम लोग खुद भी जब जाते हैं इस चीज़ को हम लोग बॉदर नहीं करते, बच्चे खा रहे हैं, रैपर्स बाहर फेंक रहे हैं, इन चीज़ों के साथ हम कितना ज़्यादा उसको वो कर देते हैं खराब। मैं उस दिन इतनी अपसेट हुई, लाइक आई सेड कुछ अर्सा पहले आई वेंट टू नथिया गली, आई वाज सो अपसेट। वो मुक्शपरी हिल्स नहीं है उधर, वी वर गोइंग ऑन अ ट्रैक, तो आई वाज देयर विद माय, और हम लोग ट्रैकिंग जा रहे थे एंड आई वाज वॉकिंग, और मैंने जब कूड़ा देखा तो मैंने एक्चुअली रोका। हालत मेरी बड़ी ख़राब थी। ऑब्वियसली बंदा जब ट्रैकिंग जा रहा होता है, आप मतलब पसीना आया हुआ, बालों का बुरा हाल, लेकिन मैंने वीडियो बना ली बिकॉज मैं लोगों को दिखाना चाह रही थी कि देखें जिसने वहाँ पे गंद फेंका वो भी तो पीछे से लेके आया था, किसी चीज़ में तो लेके आए थे, किसी थैले में। और अफसोस इस बात का हो रहा था कि ज़मीन पे शेफ़ फ़खरुन्निसा थैले भी पड़े हुए थे, यानी कि उन्हीं थैलों में वो कूड़ा डाल के भाई देखे खा पी लिया आपने, खाली हो गया ना, तो उसका वजन तो कुछ भी नहीं है। उसको थैले में बंद करे, उसको पैक करे और अपनी बैकपैक में डालें।
जब बाहर के मुल्क में आप ट्रैकिंग जाते हैं या कोई भी किस्म की इस तरह की वर्कशॉप पे जाते हैं, वहाँ पे आप कूड़ा तो नहीं फेंक के जाते, आप फेंक ही नहीं सकते, आप फेंकेंगे फ़ौरन आपको रिपोर्ट कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। पर यहाँ पर ना हम लोग बॉदर ही नहीं करते हैं। हालांकि ये बिन्स भी पड़ी हैं जगह जगह, ये जो गार्बेज कैन हैं ये पड़े होते हैं, बस थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बस लोगों को ये जहमत करना बहुत मुश्किल है कि वहाँ तक हम इसको पहुँचाएँ, ये वहाँ तक फेंकें, यहीं पर ही फेंक देते हैं। हालांकि जो खूबसूरती आप देखने आए हैं, अगर इसको साफ़ नहीं किया जाएगा तो ये तो खुद ही वो मच जाएगा, खुद ही मचा देंगे। और देखें, अपने की कदर नहीं है, बाहर की बहुत कदर है। बिल्कुल, बाहर जाके हमने कोई कानून नहीं तोड़ना, बाहर जाके हमने कुछ नहीं करना। बाहर कैसे आपकी अपनी जगह से ज़्यादा अहमियत रख सकता है। उसी तरह मैं एक बात का हमेशा एग्जांपल देती हूँ, लोग अपने घर में बहुत खूबसूरत भांडे बर्तन डिशेस वगैरह रखते हैं और वो सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब बाहर वाले घर आते हैं। अपनी ज़ात के लिए टूटे भज्जे स्टील के और प्लास्टिक के बर्तन रखे हुए, क्यों? क्या आप नहीं डिज़र्व करते कि आपके घर की जो चीज़ें हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं, वो आप खुद इस्तेमाल करें? खुद भी नहीं हम डिज़र्व करते कि हम अच्छे खाने खाएं, अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएं? वो सिर्फ हमने फ़नकारियाँ तब करनी है जब लोग आएंगे, लोगों को दिखाना है। बाहर जाना है तो चीज़ों का ख्याल रखना है। अपने मुल्क में च्युइंगम खा के जगहों पे चिपका रहे हैं, थूके फेंक रहे हैं पान की। वॉशरूम के लिए जगहें बनी भी हुई हैं लेकिन दीवारों पे वॉशरूम मर्द हज़रात यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को खुलेआम वॉशरूम यूज़ करवा रहे हैं। देखिए, ये सब चीज़ें व्यूअर्स ठीक नहीं है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब घर से बाहर निकले, जो भी कोई ऐसा काम हो जो करते हुए आपको ये लग रहा है कि यार ये वाली चीज़ मैं कभी अपने घर में ना करूँ, वो चीज़ आप बाहर ना करें। देखिए, अगर हमारी वो चार दीवारी हमारा घर है तो उसकी एक्सटेंशन ये दुनिया है, ये कायनात है। दुनिया में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हालात ख़राब हो रहे हैं, नॉर्मल जिस तरह लोग सांस लेते थे वो सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, इतनी आलूदगी है। गवर्नमेंट ने हर एफर्ट कर दिया। आप मैम मरियम नवाज शरीफ साहिबा को देखें कि मरियम नवाज ने अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी है हमारे पंजाब को साफ़ सुथरा करने के लिए। लेकिन देखिए, हम सब ने अपनी जिम्मेदारी भी तो उठानी है ना। और जब कोई अच्छा काम हो भी रहा होता है तो हम बैठ के तनकीद ज़रूर करते हैं कि ये नहीं हुआ और ऐसे नहीं हुआ और ये वाली चीज़ जो हो रही थी उससे शायद कोई असर भी नहीं हुआ। क्या फ़ायदा व्यूअर्स इन बातों का और इन हरकतों का? अल्टीमेटली मेरा पॉइंट ये है कि हम सब का गोल एक ही होना चाहिए कि हमने अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों में शुमार करना है। और उसके लिए इस मुल्क की जिम्मेदारी, इस मुल्क के बुजुर्ग, इस मुल्क के एडल्ट्स, इस मुल्क के सीनियर्स, बच्चे, हर बंदे को लेनी पड़ेगी। आप ये सोचे कि आई वेंट ट्रैकिंग जस्ट एमी रिलैक्स करने के लिए। मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट थी, परेशान थी, कुछ ज़िंदगी, कुछ काम वगैरह, रिलैक्स होने के लिए ट्रैवल किया। वहाँ जाते ही पहले दिन जब मैंने ये देखा तो सर पकड़ के बैठ गई कि भाई हालात तो हर जगह ही ऐसे हैं और हम लोग खुद ही अपना ये हाल कर रहे हैं। खैर व्यूअर्स, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में आज की रेसिपी भी जानेंगे और उसके साथ साथ वो वीडियो भी इंशाल्लाह मैं ढूंढ के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए किचन में शेफ़ फ़खरुन्निसा के पास। कुछ आपके भी एडवेंचर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम बना क्या रहे हैं। देखें, गर्मियां हैं, हर वक्त हैवी गोश्त बेस खाने नहीं खाए जाते, बंदे की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, इट बिकम्स टू हैवी। सो हम लोग आज क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं जो अपनी मिक्स वेजिटेबल्स। थोड़ा सा ज़रा वेजिटेबल्स की तरफ आते हैं। गर्मियों में तो आपको पता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की भरमार होती है, तो मैंने आज सोचा कि मिक्स वेजिटेबल्स हम बनाते हैं। बिल्कुल। और अभी आपने मुझे कहा है कि ये कुछ मैंने फ्राई करना है, तब तक आप अपना बाकी का हमें। ठीक है, मैं आपसे तो रेसिपी शेयर कर देती हूँ। आ जाते हैं। बिल्कुल। मिक्स वेजिटेबल्स के लिए हम सबसे पहले जो है उसका जो ग्रेवी बनाने के लिए हम तेल लेंगे 2 कप, प्याज 2 अदद, ज़ीरा आधा खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने का चम्मच, टमाटर 2 से 3 अदद, नमक हस्बे ज़ायका,
सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर चौथाई खाने का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, गोभी 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, गाजर 1 कप, मटर 1 कप, आलू 1 कप, हरी मिर्च 3 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए। और इसके साथ हम बना रहे हैं कुरकुरी सी भिंडी। भिंडी हमने 1 कप ली है, बेसन उसमें 2 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला 2 चाय का चम्मच, हल्दी चौथाई चाय का चम्मच, नींबू का रस 1.5 खाने का चम्मच और नमक हस्बे जायका। और इसके साथ हम ज़बरदस्त एक रायता बना रहे हैं, सिंपल और लाइट सा। दही उसके लिए हमने लिया है आधा किलो, खीरा हस्बे ज़रूरत, प्याज हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर चुटकी सी, और दैट्स इट। हमारा रायता भी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसको ऑन करना है चूल्हे हाँ को जी, भी? इसको ऑन कर लेते हैं मसाले के लिए जी। ये हम कुरकुरी भिंडी का मसाला बना रहे हैं, नहीं, ये हम मिक्स वेजिटेबल और का ही कुरकुरी बना रहे हैं। भिंडी जो है व्यूअर्स आजकल बहुत पॉपुलर जा रही है, हर बंदा जो है वो कुरकुरी भिंडी के बारे में एक्साइटेड हो रहा अब तो रेस्टोरेंट में बाकायदा तौर पे एपिटाइज़र के तौर पे ये हमें सर्व की जा रही है जी। है। बिल्कुल। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड यमी रेसिपी। बट वही वाली बात है कि याद रखें, जब आप भिंडी फ्राई कर लेते हैं तो फिर उसकी वो वाली अफादियत ये नहीं चीज़ रहती, फॉलिक बिल्कुल एसिड ठीक है। वगैरह वाली जो रेगुलर जिस तरह बनाते हैं उस तरह से। बट एज अ मज़े की डिफरेंट चीज़। अच्छा, मुझे जिस तरह कुरकुरी भिंडी खाने का बहुत शौक है, मुँह में पानी आ गया। बेसिकली दाल चावल और साथ और कुरकुरी भिंडी ऊपर डाल के खाएं, बड़े मज़े की क्रिस्पी सी आज कॉम्बिनेशन हम बन भी जाए। जो है इसी तरह ही करेंगे। मिक्स वेजिटेबल हम अलग बनाएंगे और कुरकुरी भिंडी साथ हम सर्व कर देंगे। थोड़ा सा क्रंची उसके साथ वेजिटेबल्स तो बन रही हैं, उसमें क्यों ना भिंडी का भी एडिशन किया जाए। तो यूजुअली हमारे बच्चे जो है ना भिंडी इतना पसंद नहीं करते, बाहर निकालते हैं, और जी इस तरह से ज़रा बच्चे भी उसको रिफ्यूज enjoy कर लेंगे। देते हैं। हम तो भिंडी गोश्त भिंडी कीमा भी बना चुके हैं घर में कि खा लें बच्चे, हम तो वो भिंडी पसंद अलहदा करते कर हैं। देते जी, हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये कितनी देर फ्राई होने हैं? इसको बस क्रिस्पी सा करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वेजिटेबल्स जो है ना सारी क्रिस्पी क्रिस्पी रहे। हम ग्रेवी तैयार करके लास्ट में बिल्कुल वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, ताकि वो जो है क्रिस्पी और क्रंची जो है वो वेजिटेबल्स में ऐड रहे। बिल्कुल वो टिपिकल सी वो हंडिया वाली शक्ल नहीं बनाएंगे, तो उसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर कुरकुरी रहे भिंडी हैं। को इसको मैं आप वो मैरिनेट कर दें। अंदर कर लेती हूँ। इसके अंदर हम बेसन लेते हैं, और फिर जब हमने भिंडी बनानी होगी तो बाकी का ऑयल भी डाल देंगे। हाँ जी, बाकी का ऑयल भी डाल के थोड़ा थोड़ा करके हम निकालेंगे ताकि क्रिस्पी रहे वो। और यहाँ पे हम प्याज भी जी, फ्राई कर बिल्कुल। रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें बनाना है मसाला अपनी वेजिटेबल का। तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली भी हो सकती हैं। अच्छा, आप क्या क्या डाल रही हैं ज़रा हमारे इसमें मैंने viewers को? बेसन डाला है, नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसमें मैं लेमन जूस डालूंगी, जिससे से जो है ना खट्टा जो है ज़रा फ्लेवर का अच्छा सा बन जाएगा। और इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। हाँ, चाट मसाला एंड फ्लेवरिंग इज़ द मेन थिंग, बिकॉज रिमेंबर इसमें कोई हम मसाला तो डाल नहीं रहे। ज़्यादा इससे जो है लेमन और चाट मसाले से ही फ्लेवर क्रिएट क्योंकि देखो होगा। ना, इसने इसकी जो टोटल फ्लेवर है वो इसी के अंदर है। जी, नमक डाल दिया? नमक डाल दिया है, पर अभी थोड़ा सा मुझे इससे हल्का लगा, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं डाल ठीक हो गया। बिल्कुल। इसको अब अगर आप हाथ से ही टॉस करेंगे ना जी जी, ये viewers, देखिए हमने ग्लव्स इसलिए आज पहन लिए ताकि, क्योंकि ये हाथ वाला काम है। और इसका इसमें बता दीजिएगा कि कब मैं वो डालूँ शिमला मिर्च बस भी? इसको आप निकाल लें, बहुत ज़्यादा इसको हमने वो नहीं सॉफ्ट करना है। तो शिमला मिर्च भी डाल दूँ जिसके ना बाद साथ ही? शिमला मिर्च डाल के साथ ही, शिमला मिर्च तो बहुत जल्दी हो जाएगी, और साथ ही हम इसको निकाल लेंगे। क्योंकि मैं अब इसको यहाँ पे फिर भिंडी को फ्राई करना चाह रही हूँ। जी, जस्ट फ्यू मिनट्स, वो जो कहते हैं ना फ्यू सेकंड्स के लिए, वो क्योंकि शिमला मिर्च को उस तरह से इतनी कुकिंग की ज़रूरत नहीं होती है। शिमला मिर्च तो वैसे ही आप एज इट इज़ खा लेते हैं, मुझे तो थोड़ी क्रंची पसंद आती है शिमला मिर्च। असल में कुरकुरी भिंडी जो है वो अक्सर लोग जो है वो बेसन के बगैर भी बनाते हैं। जी बिल्कुल, आप विदाउट बेसन भी बना सकते हैं। बना सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल मिनिमल सा डाला है, उससे थोड़ा सा ये ज़रा क्रंच अप रहेगा। ज़्यादा देर तक अगर हम उसको रखेंगे तो वो सॉफ्ट नहीं होगा, क्योंकि भिंडी के अपने अंदर भी मॉइस्चर होता है, तो वो थोड़ी देर बाद लूज़ कर जाता है, तो जिससे वो ज़रा सॉफ्ट सी हो जाती हैं। तो हाँ, बस ये बात याद रखनी है कि आपने एकदम से सारी भिंडी नहीं हाँ डालनी। बिल्कुल, हाफ तो हाफ हाँ करके हाफ हाफ डालें करके या डालें, थोड़ा 1/3 थोड़ा करके डालें। हाँ। और इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो ये फिर सॉफ्ट हो जाएगी। अगर हम ज़्यादा डालेंगे, ओवर क्राउडेड कर देंगे पैन को, तो बहुत सॉफ्ट और हो वो जाएगी। चिपक जाएगी सारी। जी बिल्कुल। तो होल पॉइंट इज कि जो उसका मॉइस्चर है उसके अंदर ये टॉस हो जाए। अब जैसे ही आप मुझे ये निकालने को अगर आप कहेंगी, चाहें तो आप कच्चे मिर्च नमक मिर्च भी चख सकते हैं। नमक चाहिए और नहीं नहीं, नमक थोड़ा सा डाल दें अगर डालना चाहें। बहुत अच्छा सा लेमन का टेस्ट भी आ रहा है। बस बहुत स्पाइसी करने की ज़रूरत नहीं है, सुरख मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। चाट मसाला में काफ़ी सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स इस तरह के होते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज ऑलमोस्ट लाइक
क्रिस्पी काइंड ऑफ चिप्स काइंड ऑफ थिंग। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप कहेंगी तब ये निकलेगा। जी निकाल दें चिकन, निकाल दूं इसको? निकाल दें आप, ये ठीक। हो गया। वैसे तो आप आलू और शिमला मिर्च करके भी इसको बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है उस तरह से। आपको सीज़न में जोन सी वेजिटेबल्स मिले, आपको जो पसंद हैं, आपको घिया पसंद है, बैंगन पसंद है, आप इसमें जो आप चाहें अपनी पसंद के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे हम अपना ऑयल डाल देंगे, क्योंकि भिंडी डालने के बाद ना द ऑयल हाँ जी। काफ़ी हद तक रीयूजेबल नहीं रहता। अब ये हमने अपनी भिंडी के लिए डाल दिया। देखिए ना, अब चीज़ों को हम साइमल्टेनियसली यूटिलाइज कर रहे हैं। द मिस्टेक वी मेड ऑफ मेक ऑफन इज़ कि हम लोग साइमल्टेनियसली चीज़ें नहीं करते हैं। हम एक एक करके चीज़ करते हैं कि भाई ये मुकेगा काम तो फिर मैं ये कर लूँगी, ये होगा तो ये कर लूँगी। और गर्मी में आप जितना आप उसको अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही बेहतर है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी होती है। अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों के ख्याल रखने के साथ साथ अपना भी ख्याल करें। हाँ, अब ये जब एक दफ़ा ऑयल वापस प्रॉपरली गर्म हो जाएगा तो फिर हम लेकिन अब ये ज़रा से हो जाता है लाइट ब्राउन सा, तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हम डाल देंगे। आप बताएंगी कब? जी बस एक आधा मिनट और, थोड़ा एक सा आधा इसको और लाइट मिनट करके ना इसको। अच्छा, एक वीडियो थी जो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम अपने व्यूअर्स को दिखाएं। बिल्कुल। थोड़ी सी वो उसको डाउनलोड हम कर रहे हैं, तो एज सून एज इट गेट्स डाउनलोडेड तो हम देन इंतजार कर रहे हैं उस वीडियो का, हम देखना चाह रहे हैं कि क्या मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी, बट वो पता ना एक मौके पे एक चीज़ हुई थी। एक्चुअली सोशल मीडिया और उसका अपील भी लोगों को यही होता है कि यार मौके पे चीज़ जो है वो अच्छी बात यही है ना कि आप सारा अपने एक साथ साथ ही डलेगा। जी जी सब कुछ एक साथ ही डलेगा। ये मिक्स वेजिटेबल्स में इसमें मटर। अच्छी बात ये है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं, फिर कई लोगों को और भी मतलब इस चीज़ को रियलाइज़ कर, एक दफ़ा हम कई पॉइंट्स हम नोटिस भी नहीं कर रहे होते, तो उससे कई एक दूसरे से जो है ना हमें जो है जानने का मौका मिलता है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने से। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि आपने जो लास्ट ट्रिप ली बिल्कुल, वो पाकिस्तान में ली, पाकिस्तान से बाहर ली? पाकिस्तान में लिए। अच्छा। और ये लास्ट वीक से पहले मतलब कुछ 10-12 दिन पहले मैं नारायण का गान होकर आई हूँ। अच्छा। तो बहुत ही प्लेजेंट सा वेदर था, लेकिन एक चीज़ जो मैंने वहाँ देखी कि वहाँ ग्लेशियर्स क्योंकि मेल्ट हो रहे थे, उस बर्फ़ के ऊपर लोगों ने रैपर से जाके स्नोमैन बनाया हुआ है। यार ना करो, वो बर्फ़ ने तो मेल्ट हो जाना, आपका स्नोमैन तो उधर ही रह जाना। अपने बच्चों को खुश प्लास्टिक करने रह के जाना है लिए, सिर्फ। आप अपने बच्चों को खुश करने के लिए, यानी कि वो बर्फ़ तो लगी नहीं रही थी, वो लग रहा था मट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा गन मचाया हुआ था वहाँ पर। अब देखें ना व्यूअर्स, देखें नारायण का गान, जैसे कि अगर मैं पंजाब में हूँ, मैं नारायण का गान जाती हूँ, तो देखिए मैं उनके इलाके में जा रही हूँ, उनके इलाके में जाके गंदगी फैला के फिर मैं वापस आऊँ, कितनी बुरी बात है। बिल्कुल। ये होटल में लोग जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती है कि वहाँ से निकलने टाइम इतना गंद क्यों मचा के आते हैं, जिससे उसके बाद कभी किसी ने जाना ही नहीं वहाँ पर। मैंने लोगों को देखा कि वहाँ से टावल यूज़ करके ज़मीन पर पड़े होते हैं। भाई अगले जो आएंगे यहाँ कभी हम ही दोबारा जाएंगे, यही टावल हमें नसीब हो जाने हैं। कि क्यों आप लोग ये समझते हैं कि जब जा रहे हैं तो जो तबाही मचा सकते हैं वो मचा कर जाएं? पता नहीं ये क्या कॉन्सेप्ट है। और पॉइंट जो है ना वो शेफ फखरुन्निसा ने रेज किया है। व्यूअर्स देखिए, अल्टीमेटली अल्लाह का बहुत बड़ा मतलब देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड भी नहीं करते हैं ट्रैवल करना। अल्लाह ने आपको खुश नसीब बनाया कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को देख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी एक तरह से अपने अंदाज में जी सकते हैं। लेकिन आप जाके उन लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं जिनका इलाका है। बिल्कुल। फिर लोग कहते हैं कि यार कुछ जगहों पे टूरिज्म हो ही नहीं सकती। वो इसलिए टूरिज्म नहीं हो सकती क्योंकि हम लोगों का जो रवैये और एटीट्यूड्स हैं उसकी वजह से उन जगहों के लोग भी फिर तंग होते हैं। देखिए, आपके पंजाब में अगर बहुत ज़्यादा टूरिज्म चल रही है और हर बंदा जो आ रहा है वो कूड़ा फेंक के जा रहा है, आप वहाँ के वासी होते हुए रहने वाले होते हुए तंग नहीं होंगे? बिल्कुल ऐसे ही। जो कि नहीं, अभी 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को जो गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी सफाई का इंतजाम रखा, अमेजिंग देखा है लोगों को कि जुलूस पे जाकर तबरक़ात जो भी उनको मिले हैं, जूस के पैकेट्स जो भी व्हाट्सएवर सारा कुछ ज़मीन पर। आप भाई क्या करने आए हैं यहाँ पर और कर क्या रहे हैं? उसके बावजूद गवर्नमेंट के इतने लोग वहाँ खड़े थे और वो साथ साथ उठा रहे थे। ये जिम्मेदारी अगर हम लोग उठा लें तो फिर गवर्नमेंट के लोग दूसरे कामों पे फोकस कर सकते हैं ना। पानी पी रहे हैं, सबील लगी है तो नीचे ही पानी वो गिरा हुआ। मैं ना उस दिन अज़मा जी से बात करी थी, अज़मा बुखारी साहिबा से, हमारी जो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। मैं उनसे बात करी थी तो मैंने कहा अज़मा जी आप खुद जा के, आप भी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप लोग खुद जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ी सिंपल बात की, उन्होंने कहा अगर मरियम नवाज खुद जाके हर काम मैम खुद कर रही हैं
तो हम उनके साथ काम करते हैं, उनकी टीम का हिस्सा है, हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता। तो मैंने कहा आप तो बहुत सी ऐसी चीज़ें भी करती हैं जिसका इन्फॉर्मेशन से और मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं। कहती है डजंट मैटर जुगर, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की हमने बेहतरी के लिए काम करना। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि देखें उनकी सिंसियरिटी। आप देखें कि देखें मुहर्रम है, हर बंदे का ये होता है कि आप अपने अपने मामलात और अपने घर की चीज़ें देखें, ऐसे ही है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स बाहर थे, रोडों पे थे, बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें कर रहे थे, हमारे लिए कर रहे थे। लेकिन क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम लोग खुद नहीं करते। यही अगर हम लोग सिर्फ हम लोग मिलकर अपना अपना ही सिर्फ गन उठवा लें, अगर अपनी ही जिम्मेदारी पूरी कर लें, तो ये हमें इतने सारे लोगों की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोई इतना बड़ा काम नहीं है ये कि हम कहें कि जी बहुत बड़ा काम है, जी ये हो नहीं पाएगा हमसे। आप अपने अपना ही सिर्फ उठा लें। अगर आपने जो चीज़ें, जो रैपर्स और इस तरह की चीज़ें फेंक रहे हैं या ग्लास पानी पीकर फेंक रहे हैं, आप वही अपने पास रख लें, कोई बैग हाथ में पकड़ लें प्लीज़। इस तरह की सारी चीज़ें अगर हम सब मिलकर करेंगे तो हम अपने मुल्क को, अपनी जगह को बहुत अच्छे से साफ़ भी कर सकेंगे। और कई लोग इंटरनेशनली भी टीवी पे ये सब चीज़ें देख रहे हैं, वो क्या देखेंगे, हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क को। बहुत से लोग जो ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आते हैं, वो ब्लॉग्स वगैरह व्लॉग्स बना रहे हैं। बिल्कुल। हम कितने उनके सामने बुरे लगते हैं जब हम लोग अपनी जिम्मेदारियाँ और अपनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं करते। मुझे ये चीज़ बहुत बॉदर करती है कि हम लोग कंप्लेन करते हैं, हर वक्त हम लोगों के बारे में कंप्लेन करते हैं। क्या हम खुद जिम्मेदारी लेते हैं अपने एक्शंस की? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अब हम अदरक लहसुन की भी पेस्ट डाल रहे हैं। और हमारी भिंडी बिल्कुल ना रेडी होने के करीब है। रेडी होने के करीब है, हल्की हल्की सी अभी सॉफ्ट है। बेसिकली जैसे ही उसने ब्राउन होना शुरू हो जाना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर का भी आपको हमेशा बताया कि क्योंकि इतना ज़्यादा गैस का वो नहीं है फुल, तो अगर आप अपने घर पर बनाए तो थोड़ा सा इसको हाई फ्लेम पे कुक करें तो ये बहुत अच्छे से और बड़ी जल्दी से क्रिस्पी हो जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि वो फ़ौरन होने वाला काम है। हमने सिर्फ इसको नहीं, अभी हो रही है, अभी हो रही है। इसको हमने बेसिकली बहुत क्रिस्पी करना है। अगर आप इसको क्रिस्पी नहीं करेंगे ना तो वही वाला जो होता है, बेसिकली इसका पानी हमने ड्राई करना है। तो जब आप हाई हीट में इसको बनाते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो बेहतर मैनेज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या क्या करना है? इधर मसाले डालने हैं, हम अब इसमें मसाले डालते हैं अपने सारे। हाँ, नमक डालते हैं, नमक डाल दें इसमें। कितना अंदाजे से डालें आज, मुझे पता है आपका अंदाज़ा नमक के बारे में बहुत अच्छा है। हाय अल्लाह, मुझे बड़ी टेंशन में डाल दिया आपने। नहीं, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। देखिए सब्ज़ी हमारी काफ़ी है, काफ़ी। और सब्ज़ी हमेशा थोड़ा सा नमक ज़्यादा लेती है क्योंकि अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लेती है, तो थोड़ा सा इसमें नमक हमेशा ज़्यादा रखा करें। कितना डालूँ मिर्च? आधी चम्मच और इसमें डाल दें मिर्च। और हम इसमें बहुत ज़्यादा हमने मिर्चें नहीं डालनी व्यूअर्स। थोड़ा सा हम इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड करेंगे लास्ट में, तो जो है हम थोड़ा हल्दी के साथ हल्की सी काली मिर्च अगर आप डाल दिया करें व्यूअर्स, तो कल हल्दी की एब्जॉर्प्शन भी बहुत बेहतर हो जाती है। हम इसमें सूखा धनिया डाल रहे हैं और इसमें हम डालेंगे अब ज़ीरा। ज़ीरा इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा जाती है। और जो है ये बस हमारे बेसिक्स इसमें स्पाइसेस हैं। इसमें हम अपना टमाटर की पेस्ट डाल देंगे। मैं इसको मसाले को थोड़ा सा भूनना चाहती हूँ। मसाला भूनना व्यूअर्स बहुत ज़रूरी है। उसके फ्लेवर्स ही तब निकलते हैं जब आप उसको प्रॉपर तरीके से कुछ लम्हे के लिए भूनते हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इसको भूनना प्रॉपर करें। अच्छा, यहाँ पे बस लास्ट मोमेंट्स पे ही है, थोड़ा सा बस पेशेंस। मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा ये पेशेंस का काम है, तो इसको बस चंद सेकंड्स की खातिर नॉर्मली जब हम भिंडी बना रहे होते हैं तो यही मामला चल रहे होते हैं ना। तो इसको क्रिस्पी रखने के लिए थोड़ा सा बस हम इसको टाइम मज़ीद देंगे और इसको क्रिस्पी सा करके निकाल लेंगे। ये देखिए जी, और यहाँ पे हमने डाल दिया टमाटर का। ये मैं इसलिए भी कर रही हूँ ताकि ये जब बाद में अपना काम करेंगे तो उनके कपड़े ना ख़राब हों। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की थी कि इतने प्यारे कपड़े मेरी सहेली ने पहने हुए वो ख़राब ना हो जाए। बस जो आप सबका बहुत ध्यान रखती हैं, आप अपने कपड़ों का भी ध्यान रखती हैं। नहीं, मैंने इसीलिए तो अपना एप्रन पहन लिया। आज तो खुद आपने इतने प्यारे से कपड़े पहने में जो है बिल्कुल मज़ेदार सा ड्रेस आपने आज जो है ना वेयर किया हुआ है। आई लव यू मेरी जान, ये आपकी नज़र का कमाल है, इसमें मेरा कोई वो नहीं है। ये हमारी जो है ना भिंडी बड़े अच्छे से हो गई है, इसको निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा हम इसको ज़्यादा ब्राउन ना करें। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैंने बस वो चेक करना था कि वो क्रिस्पी हो गई है। ये देखिए कितना अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आया है। यहाँ पे हम अब इसको आपने प्लीज़ पेपर टॉवल पे निकालना है मेरी। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी करके ही होगी, या फिर आप बहुत बड़ा बर्तन ले लें। अगर आप बहुत ज़्यादा एक साथ उसको करेंगे, क्योंकि उसमें भी ऑयल काफ़ी ज़्यादा चला जाता है, थोड़ा सा ऑयल का ये कि आपका ज़रा वेस्ट ना हो, तो आप उसको ज़रा ना। और एक और चीज़, भिंडी पे बहुत पहले आपने ये नहीं लगाना। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप बहुत पहले लगा देंगे ना
भिंडी में उससे भी मसाला, ये सोगी हो जाती है। उससे भी ये सौगी हो जाता है। बल्कि मेरे ख्याल से चली जाएगी पूरी, क्या ख्याल है? हाँ जी, डाल दें आप। हम डाल देते हैं पूरी। बस हमने कोशिश ये करनी है कि वो मैदे, वो जो बेसन के चंक्स हैं ना नीचे, हाँ जी, वो हम ना डालें, थोड़ा सा उनको अवॉइड कर जाएं, क्योंकि वो सिर्फ प्योर बेसन है, उसका हमें उस तरह से कोई बेनिफिट। हमें बिल्कुल थोड़ा सा इसको बेसन डालना ताकि ऊपर अच्छी सी कोटिंग है। बहुत ज़्यादा कोई पकोड़ा मिक्स नहीं हमने बनाना कि इसके ऊपर हाँ, बहुत से full लोग जो है ना, loaded मैंने जो है। उस दिन अपनी एक दोस्त के घर गई तो उसने लिटरली जैसे पकौड़े नहीं बनाए होते बिल्कुल। उस अंदाज में बनाया हुआ था, तो वो मुझे नहीं समझ आ रही थी। खैर, हमें मेरे ख्याल से ब्रेक की तरफ भी जाना है। मसाला भी कुक हो रहा है, बेसिक हमने अपना आइडिया बता दिया है। असल में हम लोग ज़रा आगे भी बढ़ते हैं क्योंकि ब्रेक के बाद हमें ज़ैनब गोंदल ने ज्वाइन करना है। तो व्यूअर्स, अब बाकी का काम जो है वो शेफ़ फखरुन निसा ही करेंगी आज ज़रा, क्योंकि हम लोग दो तीन हमारा चीज़ें काफ़ी बना रहे हद हैं। तक काम हो गया, सिर्फ मसाला भुनना का, और हम अपनी जो और वेजिटेबल्स जैसे ही थोड़ा सा इसमें पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें पहले आलू डाल देंगे और फिर बाकी मतलब सारी वेजिटेबल्स डाल के इसको रेडी कुक कर लेंगे। तो ये हो गया ये। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपकी, मेरी, हम सब की, पाकिस्तान की फेवरेट न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। छोटी से उम्र पे बहुत बड़े बड़े काम करने वाली ज़ैनब गोंदल। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटे, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ। यस। गर्मियों की बात कर रहे थे, हॉलीडेज़ की बात कर रहे थे, तो मुझे ये बताओ कि आप पाकिस्तान में कहाँ ट्रैवल करना पसंद करते हो? पाकिस्तान में ऑनेस्टली अगर रहने के लिहाज से बात की जाए तो आई लव लाहौर। लाहौर के अलावा शायद मैं कहीं और नहीं रह सकती। लेकिन अगर ट्रैवलिंग की बात की जाए तो ऑफ कोर्स नॉर्थ जाने का ज़्यादा मज़ा आता है। इंसान जब पहाड़ों में जाता है, आई लव नेचर, तो नेचर के साथ मैं ज़रा ज़्यादा लिंक कर पाती हूँ, सोचने का टाइम अच्छा मिल जाता है। लेकिन नेचर के साथ कूड़े का या गार्बेज का क्या ताल्लुक है बेटे? अच्छा, ये आई थिंक हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ज़ैनब जा रही है तो ये ज़ैनब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऐसा बैग घर से लेके कैरी कर सकती है जिसमें वो जितनी ऐसी चीज़ें यूज़ करे जो बाहर फेंकने वाली हो या कुछ हो, वो उनको अपनी गाड़ी में ही उस शॉपर में रखे, उसको पैक करे और किसी भी होटल में आप रह रहे हो, कहीं भी आप रह रहे हो, आप वहाँ जाके उसको डिस्कार्ड करें इन द डस्टबिन। या आप 3 से 4 दिन 5 दिन का आपका जो भी प्लान है, आप उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप बाहर नहीं फेंक सकते या नहीं आपको टाइम मिल रहा, तो आप उसी एक शॉपर में इकट्ठा करते रहें। आप वापस आएँ, इस्लामाबाद आएँ, लाहौर आएँ, यहाँ ला के फेंकें। नेचर हमारा है। अगर हमने एक वीडियो अपलोड करने लगी हूँ सोशल मीडिया पे, मैंने लगानी तो बाद में थी, बट वो मैं अभी ऑन लगा रही हूँ अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे, बिकॉज वो देखने वाली है। इसलिए क्योंकि वही वाली बात है ना कि लोग गंद मचा के चले जाते हैं। और कभी कभी ऐसे गंद मचा के चले जाते हैं कि आप उसको कितना को साफ कर लेंगे। ऐसे ही वो मैंने वीडियो तो बना ली, उसके बाद जब उसकी सफाई करने की कोशिश की तो आपकी सोच है कि वो कितना गंद था। और वो मतलब इन द सेंस कि अगर वो हो गई अपलोड तो इधर तो हम ठीक है, वरना मेरे सोशल मीडिया पे भी आप लोग देख सकते हैं। द पॉइंट इज है ना, प्लास्टिक के तो थैले ज़मीन पे गिरे हुए थे और साथ में कूड़ा, यानी कि जो लेके आए थे वो प्लास्टिक के थैलों में ही लाए थे। हाँ। और फिर वो थैले जो आपको वैसे भी नहीं खरीदने चाहिए। ट्रू। प्लास्टिक इज वेरी बैड फॉर द एनवायरनमेंट। बिल्कुल। फिर आप उसको वहाँ फेंक भी गए, आपने उसमें कूड़ा नहीं जमा किया। देखिए, थैला ले जाने की तो तब सेंस समझ आती है ना कि अगर आपने उसी में डाल के फिर आपने उसको फेंकना था। एग्जैक्टली। बट वो भी नहीं किया। खैर, जैसे हमें ज़मीन पे कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, व्यूअर्स, अपने सिस्टम में भी कूड़ा नहीं डालना चाहिए। अब कूड़े के ज़ुमरे में क्या आता है? केमिकल चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो हमारी हेल्थ को मुतासिर करती हैं या हमें अनहेल्दी की तरफ लेके जाती हैं। जितना ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे किचन में भी आज हम सब्जियां बना रहे हैं, वाह। और आज हम बात करेंगे उस एक फल की जो बड़ा लिमिटेड टाइम के लिए आता है, जामुन। बिल्कुल। आप हमें जामुन के बारे में क्या बताएंगे? जामुन बेसिकली तकरीबन 20 से 25 दिन का इसका ड्यूरेशन होता है। ये आता है जब बरसात स्टार्ट हो रहा होता है, ये आना शुरू हो जाता है। और अगर आपके पास जामुन आता है और आप उसको कंज्यूम नहीं करते हो तो अनफॉर्चुनेटली आप एक बड़ा अपनी आपके साथ जो है ना वो अनफेयर चल रहे होते हो। आपने अगर अपनी बॉडी के साथ फेयर चलना है, आपने जामुन उसी तरह consume जिस करना तरह है। फल से भी छोटे पीरियड के लिए बिल्कुल, आते हैं, बिल्कुल। उसी तरह शहतूत
बड़े छोटे पीरियड के लिए आते हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा वो छोटे से वो भी आते हैं, वो जो ऑरेंज जैसा होता है अंदर से, लीची नहीं वो लीची भी कम टाइम, लुकाट भी नहीं, वो एक होता है वो ऐसे पत्ते से कवर्ड होता है और अंदर उसके वो होती है छोटी सी बेरी सी होती है, वो ग्रीन होती है और फिर वो ऑरेंज हो जाती है। उसको ऐसे करके छील के आप ऐसे करके खाते हैं, ऊपर उसके हल्का सा पत्ता जैसा होता है। हम वो दोनों फंस ऐसी जगह पे गए, हाँ, दोनों फंस गए नाम याद तो नहीं मेरा आएगा। पॉइंट ये है कि व्यूअर्स, बहुत से फ्रूट्स जो हैं आपके ऐसे सीजन में आते हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं। अल्लाह ताला का कोई भी काम, कोई भी निज़ाम का हिस्सा बेतुका नहीं है। ट्रू। ये उस वक्त आते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो चली जाती है तो तब फिर हम अजीबो गरीब चीज़ें करते हैं, जैसे कि आजकल जामन की आइसक्रीम निकल आई है। तो मैं कहा भाई जामन इन इट सेल्फ क्यों नहीं खाना, होती आइसक्रीम बना के क्यों खाना है। अच्छा देखिए, हम जामन के बेनिफिट्स पे जहाँ मैं बात करूँगी वहाँ पे ही हर चीज़ जो है ना वो आप समझे इफेक्टिव नहीं होती है। जब आप जामन को दूध के साथ लिंक कर रहे हो तो उसके विटामिन्स और मिनरल्स उस तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, तो प्लीज़ आप उसको प्रिवेंट करें। आप अगर जामन खाना ही चाहते हो तो जामन एक ऐसा पौधा है, मैं कहती हूँ, जिसके पत्ते भी फ़ायदेमंद हैं, जिसका जो फ्रूट है वो भी, और जिसकी गुठली सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप जामुन खा रहे हैं और आप उसकी गुठली को फेंक रहे हैं तो आप ये अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। अब गुठली कौन खाए, गुठली तो इतनी कड़वी होती है कि बंदे का मुंह ही वो हो जाता है। अच्छा, उसको खाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ और उसके फ़ायदे बताती हूँ ताकि आप उसको वाकई ही स्टोर करेंगे। जामुन की गुठली का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप डायबिटिक हैं और अपनी डायबिटीज़ को आप फिक्स करना चाहते हैं तो जामुन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। उसकी जो गुठली है, वो तो कहते थे कि खजूर की जो गुठली होती है उसको वो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी होती है। अच्छा, ये आपके शुगर को, अब लिटरली इवन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जैसे हमारे वेस्ट में ये एक रिसर्च हुई है, जिस रिसर्च का जो वो रिज़ल्ट आया वो ये है कि उसमें चंद लोग थे जिनका ऑलमोस्ट HbA1c, जो हम शुगर का 3 महीने का टेस्ट कहते हैं, जो प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ जो है वो 5.67 से स्टार्ट हो जाती है। आपने उस आदमी का 11.5 पे था HbA1c, यानी बहुत बहुत हाई था। उनको जामुन इस्तेमाल कराया गया तकरीबन 3 माह तक, उसकी गुठली समेत। आप बिलीव करें, इंसुलिन भी साथ चल रही थी, लेकिन 3 माह के बाद वो 5.7 पे फॉल करना शुरू हो गए, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। और उसके बाद उनकी इंसुलिन को डॉक्टर्स ने बंद करा दिया और उसके बाद वो बिल्कुल अब नॉर्मल स्टेट में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं, आपको सबसे पहले तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो समझना चाहिए कि कैसे इस्तेमाल करना है। देखें, कोई भी आपको ये नहीं कहता कि आप ये जो देसी टोटके या देसी जो तरीके हैं इनसे अपना इलाज करते हुए, मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि आप डॉक्टर से रुजू करना छोड़ दें। डॉक्टर के इलाज के साथ करें। अगर आपको फर्क पड़ता है तो वैसे ही आपकी इंसुलिन कम कर देंगे डॉक्टर साहब। बिल्कुल, लेकिन उनको बता ज़रूर दें कि मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है, आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, उनको चीज़ें ऐसी देनी पड़ रही है और नहीं उससे आपको फ़र्क पड़ना फिर बिल्कुल जामुन की गुठली से। तो पॉइंट इज़, ज़रूर करें, डॉक्टर को अपने उसमें लेके एग्जैक्टली और मतलब उनको बता के। अब और तो डॉक्टर्स इतनी एक्सेस में है जुगनापी कि आप एक मैसेज उनको ड्रॉप कर दें, डॉक्टर आपको जवाब उस टाइम ही दे देता है। आप उनको पूछ लें कि डॉक्टर साहब क्या मेरी डायबिटीज़ इस तरह की है कि जिसमें मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो आपको फ़ौरन बता देंगे कि जी हाँ जी आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आप फैटी लिवर के पेशेंट हैं, तो आपके लिए जामुन एक ऐसा सोर्स है जो अल्लाह ताला ने शायद आपके लिए कोई जन्नत की चीज़ आपके लिए भेज दी है। हाँ, असल में ना हमारा एक मिसफॉर्च्यून ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम जो लोग हैं ना, हम एक ऐसे कर्स में फंस गए हैं जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये होता है कि आपका जो विसरल बॉडी का फैट होता है, जिसको हम कहते हैं, जो ज़्यादातर आपके पेट, लोअर बेली पे, जिसको कहते हैं जमी हुई चर्बी। हाँ जी, सिंपल वर्ड्स में ये देखिए, एक है हमारी, जैसे हमारी स्किन का लेयर है, एक पतला लेयर स्किन का है, उसके अलावा फिर मजीद हम और स्किन के भी लेयर्स हैं। बिल्कुल, वो आपने हटा दिए तो नीचे आपकी वेन्स एक्सपोज हो गई, आपका मसल एक्सपोज हो गया, लिगामेंट एक्सपोज हो गया। तो विसरल फैट जो है ना, वो आपके जैसे कि अभी आप बता रही थी, आपका अगर जिगर है, लोग कहते हैं फैटी लिवर, जिगर के ऊपर चर्बी की तय जम गई, आपके गुर्दे हैं उन पे चर्बी की तय जम गई, पेट पे जम गई, आपकी दिल की शरियानों के अंदर जाके आपके वेल्व्स, आपके आर्टरीज को ब्लॉक करना शुरू हो गए। अब सिंपल अल्फाज में जैसे आपने, और जरूरी नहीं है कि वो बंदा जिसको ये विसरल फैट हो वो मोटा लगता हो। हाँ, वो ज़ैनब के साइज का भी बंदा हो सकता है, जस्ट टू बी क्लियर। हाँ, बिल्कुल।
आपको अगर अपनी टेस्ट, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कराते रहने चाहिए, लेकिन अगर आप इन सिम्टम्स में हो कि आप थोड़े से ओबीज भी हो, आपकी डायबिटीज़ भी हाई है, आपको ब्लड प्रेशर भी है, आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम भी है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएं कि आप जो है तबाही की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें स्ट्रेस एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन जामन की जब मैं बात कर रही हूँ तो जामन आप ये समझें कि आपको बहुत हद तक चीज़ों को कंट्रोल में लाने में बड़ा इफेक्टिव हो जाता है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको जामन अवेलेबल नहीं है पूरा सीज़न और आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो आप सिंपल जो जामन के पत्ते हैं आप उनको ले लीजिए, पानी में डालें, बॉईल करें, उसका कावा बन जाएगा, वो पी लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉर्टेड है। नहीं कर सकते उसका पाउडर बना के खुश्की में ड्राई करके उसको रख लें, एयर ड्राई करें, पाउडर बना लें, उस पाउडर को डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जामन आपने खा लिए हैं, उसकी गुठली को अच्छी तरह से धो लें, उसको किसी भी ट्रे में रख लें, उसको ऊपर कोई भी मसलन क्लॉथ, कोई भी कपड़ा देके उसको जो है वो छाँव में रखें। वो जब ड्राई हो जाएं आप उनको जो है वो पहले थोड़ा सा दरदरा पीस लें और फिर ग्राइंडर में आप उसको मिक्स फाइन पाउडर जो है ना वो बना के रख लें। आप बिलीव करेंगी 90% लोगों में जिनमें जामन की गुठली इस्तेमाल कराई गई है उनका वज़न भी कम हुआ है, उनका जो फैट था बॉडी में विसरल फैट वो भी कम हुआ है, और उसके साथ साथ उनकी डायबिटीज़ बहुत हद तक कंट्रोल हो गई है, उनकी हार्ट डिजीज़ेज़ जो थी वो ठीक हो गई हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बेहतर होने शुरू हो गए, ऑफ कोर्स विद द हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे डाइट की बात आ गई, जैसे कि मैंने कहा जामन की आइसक्रीम आ गई। आज तक कभी जामन का शेक नहीं पिया था व्यूअर्स, दूध के साथ कभी नहीं कॉम्बिनेशन देखी थी। अब सवाल ये कि जामन की अफादियत किन चीज़ों के साथ कम हो जाती है। जैसे कि अभी हम भिंडी बना रहे थे, हमने कुरकुरी भिंडी बनाई, लेकिन हमने ये बात क्लियर की कि देखिए जब आप किसी चीज़ को एक्स्ट्रा फ्राई करते हैं उसका फॉलिक एसिड, उसकी और चीज़ें कम होंगी, होती हैं, हाँ। अफादियत कम होगी। बिल्कुल। तो उसी तरह जामन किन चीज़ों के साथ नहीं इस्तेमाल करना और किस चीज़ों के साथ करना है। अब मज़े की बात है, जामन में विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है, और कैल्शियम और विटामिन सी जब इकट्ठे आएंगे तो ना कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब होगा ना विटामिन सी एब्जॉर्ब होगा। आप अगर जामन की आइसक्रीम खा रहे हैं, जामन का शेक पी रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो जामन की कोई भी अफादियत आपको नहीं हासिल होगी। जामन में विटामिन B3 बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है, और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, इसमें विटामिन सी के साथ साथ आयरन एब्जॉर्ब कराने की जो वो क्वालिटीज़ है ना वो मौजूद है। अब आयरन और दूध, हम इतनी बार लोगों को बता चुके हैं कि अगर आप आयरन ले रहे हो तो उसको दूध के साथ नहीं लेना, दोनों बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। सेम इज़ द केस, ना विटामिन सी एब्जॉर्ब हुआ ना आयरन एब्जॉर्ब हुआ। आपने अपने HB के लेवल्स को अगर बेहतर करने के लिए जामन का इस्तेमाल करना था तो वहाँ तो अनफॉर्चुनेटली आप फेल हो गए। आपने जो है उस चीज़ को उस तरह से काटर ही नहीं किया, वो आपकी बॉडी जो है उसको रिजल्ट नहीं दे रही। अब जामन के अगर मैक्सिमम बेनिफिट्स आपने लेने हैं, नंबर 1 जामन को एज फ्रूट खाइए, उसको खाएं, उसको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी गुठली को जैसे मैंने बताया पीस के इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 2 काला नमक। अच्छा, इसमें ना 2 से 3 चीज़ें आती हैं। अब वाहिद एक ऐसा फ्रूट है, 90% लोग जो हैं जब वो लेते हैं जामन, जब आप जिस तरह बाजार वगैरह में जाते हो, जामन एंड फालसे के ऊपर वो काला नमक डाल के उसको शेक करके आपको देते हैं। अच्छा, जब काला नमक आ रहा है, मैं कह रही हूँ कि आपके लिए जामन जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन आपने एडिशनल सॉल्ट उसके अंदर ऐड कर दिया है, विच मीन्स कि वो आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको बैलेंस आउट कर देगा, ना कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करेगा। तो अब ये डिसाइड आपने करना है कि आपने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए उसको इस्तेमाल करना था या आपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए। अगर तो फॉर टेस्ट आप अगर फॉर एग्जांपल हफ्ते में 4 से 5 बार लेते हैं तो ठीक है, आप 1-2 बार नमक लगा के खा लें, 1-2 बार आप वैसे खा लें। लेकिन अगर आपने खाना ही पूरे महीने में 1 बार है और वो भी आपने नमक लगा के खाना है, तो अनफॉर्चुनेटली वो आपकी सेहत के लिए कोई खासा अच्छा नहीं है। और मैं यहाँ पे एक गिला ज़रूर करना चाहूँगी, बहुत से लोग ना अपने घर में जामन के दरख्त काटते थे, पुराने दरख्त उनके घरों में लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि जामन का सीज़न आता है तो गंद बहुत मचता है। अब मामा ने भी कुछ ऐसा ही किया, और मैं आपको एक बात बताऊँ, आज वो इतना रिग्रेट करती हैं, इतना रिग्रेट करती हैं, क्योंकि व्यूअर्स जामन एक तो बहुत फ़ायदेमंद फल भी है, उसके अलावा एक छाँव देने वाला दरख्त भी है, और अगर बड़ा हो जाए और आप उसको उगने दें तो ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है। बिल्कुल। तो बात यह है कि घरों में फलों वाले दरख्त लगाए जा सकते हैं, बल्कि वो वीडियो भी रेडी हो गई है जो थोड़ा सा एक पब्लिक सर्विस मैसेज वाली है। तो आप जामन से रिलेटेड अपना पहले मैसेज दे दें। जामन तो एक ऐसा अल्लाह ताला का वो फ्रूट है, गिफ्ट है, जिसकी गुठली को आप जहाँ खाकर फेंक देते हैं 90% चांसेस है कि वहाँ पर ही उसका पौधा जो है वो उगना शुरू हो जाता है।
और अगर एक फलदार दरख्त की हम बात कर रहे हैं कि इतना आसान है उसको उगाना और उसकी कोई बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, हाँ सिर्फ ये है कि आपको उसको सफाई थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, अदरवाइज़ इट्स वेरी गुड। आपने अगर सेहतमंद रहना है, अपनी हेल्थ पे फोकस करना है ना, तो आपको जामन को इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि आप बीमारियों से फाइट कर सकें। जो मैंने आज आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम समझाया है, आपने अगर उस कर्ज से निकलना है तो आपको हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आपके एक हाथ में पिज़्ज़ा हो, एक में बर्गर हो, एक में सॉफ्ट ड्रिंक हो और आप कहें कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल में रहूँ। आप सारा दिन जिम करते रहें, आप सारा दिन एक्सरसाइज करें, लेकिन आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो उस जिम का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही। यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे मुल्क के बल्कि एक इंटरनेशनल सुपरस्टार हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, आज हमारे साथ वो पर्सनालिटी हैं जिसने 17 साल की उम्र पे बाहर जाने का फ़ैसला लिया। उन्होंने और उनके माँ बाप ने, बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत मुश्किल डिसीजन था। शौक़ बहुत था एक्टर बनने का, लेकिन क्योंकि माँ बाप खुद इतनी ब्रिलियंट और इतनी रिनाउंड पर्सनालिटीज़ थी कि शायद कुछ ये भी महसूस हुआ कि यहाँ पे शायद अपनी जगह विद दीज काइंड ऑफ पेरेंट्स बनाना एंड देन उसके अलावा ऐसे ब्रिलियंट ग्रैंड पेरेंट्स शायद ज़रा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन खैर, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर गए और वहाँ पे मीडिया में काम करना शुरू किया। और वहाँ पे जिसको हम हॉलीवुड कहते हैं, फॉर अस लिविंग इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्सर हॉलीवुड को फाइनल फ्रंटियर कंसिडर किया जाता है कि भाई उधर माने गए तो हर जगह माने जाएंगे। तो फिर ना सिर्फ अपने आप को हॉलीवुड में मनवाया, फिर जब पाकिस्तान आए अपनी अम्मी की खिदमत करने के लिए, फिर इनकी अम्मी दुनिया से रुखसत हो गई लास्ट ईयर, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। फ़ैसला किया कि अपने अब्बा के साथ रहना है क्योंकि इस स्टेज पे अब्बा को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे बड़े हो गए। फिर पाकिस्तान में भी जिस स्केल पे और जिस लेवल पे इन्होंने धूम मचाई है, मैं क्या कहूँगी, आप लोगों के इनके ड्रामों को वायरल करने से साफ पता चलता है कि फरहान ताहिर इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? दुआ है आपकी, आप सुनाएं। एक बात बताएं, पाकिस्तान के आर्टिस्ट ने आपका क्या बिगाड़ा है? कुछ बिगाड़ा है हम क्यों? मासूमों ने? मैंने उनके साथ क्या ज्यादती की है, जरा भाई बताइए। हॉलीवुड गए तो फिर सिर्फ फरहान ताहिर पाकिस्तानी आर्टिस्ट में हुआ, फिर आप पाकिस्तान आए हैं तो अब हर ड्रामे में आपको कास्ट किया जाता है। मुझे बताएं क्या कर रहे हैं आप? किसी और को भी तो कुछ रोजी रोटी कमाने दें। ये ऐसा नहीं हमें है। भी कुछ, सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ फखरुल नहीं निसा? नहीं नहीं, मैं किसी का हक नहीं मार रहा हूँ सिर्फ अपनी मजदूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो काम चाहे हॉलीवुड में हो या यहाँ हो या कहीं और हो, काम तो काम है। बिल्कुल। और अगर काम करना है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी ईमानदारी से निभा सकते हो उसको निभाओ। अच्छा, लेकिन एक तो होता है ना कि अपना काम करना, कुछ आपका पाकिस्तान में रहने का रीज़न जो मुझे पता चला है वो ये भी है कि कुछ पाकिस्तान में भी आप इंटरनेशनल लेवल के चेंजेस लाना चाहते हैं। कुछ इसके बारे में भी गाइडेंस देंगे? बिकॉज देखिए, आपके ड्रामे चल रहे हैं, द ह्यूज हिट्स, विल टॉक अबाउट दैट इज़ वेल, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक आदमी ने 40+ ईयर्स बाहर गुजारे, बाहर की इंडस्ट्री में काम किया, अब पाकिस्तान में आके आपका पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए क्या प्लान है? देखिए, पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लें ना, तो उसके आप कह सकते हैं कि 2 प्रोडक्ट्स होते हैं। एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और एक आपका इंटरनेशनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ग्लोबल हो गई है। अब हम लोग जियोग्राफी से कंटेन्ड नहीं हैं। अब नेटफ्लिक्स, मतलब OTTs आ गए हैं, बहुत चीज़ें ऐसी प्लेटफॉर्म्स आ गए जिसकी वजह से
कंटेंट बहुत वेरी करता है अब दुनिया में। तो हमें ये भी देखना है कि हम लोगों को एक मार्केट जो हमारी डोमेस्टिक है उसको तो हम कैप्चर कर ही रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ग्लोबल मार्केट को भी कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लोगों की शायद गलतफहमी है कि इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट या इस इंडस्ट्री में बेनिफिट्स नहीं है। हालांकि अब सारी गेम जो है, अगर हम माने या ना माने, मीडिया इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री राइट नाउ। बिल्कुल सही। तो हमें इस तरह का कंटेंट और इस तरह की चीज़ों पे भी काम करना चाहिए जो हमारी ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर सके। लेकिन देखिए ना, बाहर काम करने में और यहाँ काम करने में दो चीज़ों का बहुत बड़ा फ़र्क है। एक वहाँ के काम करने का तरीका और हमारे काम करने का तरीका, और दूसरी बात पैसों के मसाइल। बिल्कुल। एक पेमेंट्स जो आर्टिस्ट को मिलती है, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप बहुत कम ड्रामों में नज़र आती हैं। सच्ची बात तो ये, मेरे से मिन्नत तरला नहीं किया जाता पैसों के लिए। कुछ अपना आप फ़कीर सा लगना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है हमेशा से देने वाला हाथ रहा है, मांगना वाला नहीं। उस स्टेज पे मैं नहीं आना चाहती, और इसी वजह से सेल्फ रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने कहा कि मैं बाइज़्ज़त अंदाज में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क काम कर लेती हूँ, जहाँ पे प्रोफेशनली भी और प्यार से भी लेके चलते। तो मुझे बताएं कि वहाँ की चीज़ें यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट होंगी कंटेंट की, अगर यहाँ के पैसों के हालात नहीं ठीक होंगे तो। देखिए और उसके लिए आपकी सजेशंस क्या हैं? देखिए, पैसा मांगना, जो पैसा, जिस पैसे पे आपका हक है वो मांगना आपका हक है, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें, मैं ये तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हमें बेहतर करना लाजमी है। जैसे कि पेमेंट्स हो गई, स्ट्रक्चर हो गया काम में। यहाँ पे मैं अगेन कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप दोनों को इंडिपेंडेंटली देखें तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी है। हम लोग चीज़ों को प्रिपेयर नहीं करते हैं। आपको कैसा लग रहा है स्क्रिप्ट पे, सेट पे आते ही स्क्रिप्ट पकड़ाई जाती है कि ये आपके सीन है? हाँ, वो एक चैलेंज है, लेकिन वो एक मज़े का चैलेंज है मेरे लिए मज़े का चैलेंज है। व्यूअर्स, जस्ट टू आपको एक्सप्लेन करने के लिए, नॉर्मली एटलीस्ट जब मैंने भी काम करना शुरू किया था बाहर, और फिर कुछ शुरू में जब यहाँ पे भी आई, तो पूरी स्क्रिप्ट भेजी जाती थी मुकम्मल, और आप उस पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ते थे। सबा कमर जैसे आर्टिस्ट की मैं इसलिए बहुत इज्जत करती हूँ, सरमद खूसट वगैरह, क्योंकि ये लोग सबसे पहले कहते हैं पूरी की पूरी स्क्रिप्ट दो, आखिरी एपिसोड भी दो, पढ़ेंगे तो फिर कहेंगे करेंगे कि नहीं। लेकिन हर आर्टिस्ट के पास ये मार्जिन नहीं होती। सो होता ये है कि सेट पे जाते ही आप सोचे व्यूअर्स के आपने कोई 15 पेजेस हैं आपके सीन्स के जो आपने करने, और आपको सेट पे जाके मौके पे सेट पे जाने से पहले पकड़ाए जा रहे कि ए लो, ए याद कर लो। आप बताएं, आप याद कर सकते हैं? पेपर भी याद करने के लिए हमें 2-3 दिन तो मिल ही जाते हैं। और दूसरा ये मतलब एग्जाम का पेपर हो या हाँ, और ये गलत फहमी है लोगों की कि एक्टिंग करने का मतलब ये है कि आपने लाइनें याद कर ली, ठीक है। वो तो पहला स्टेप है, पहला मरला है इन एक्टिंग। आपको तो आपकी लाइनें उस हद तक याद होनी चाहिए जैसे कि आपका सांस, ठीक। लेकिन ये मसले हैं यहाँ पे। अब जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल सही है कि आपको अगर 5 मिनट पहले एक सीन मिलता है जो एक इंतहाई ट्रैजिक सीन है, तो आप वही कर सकोगे जो आप 5 मिनट में प्रिपेयर कर सकते हो। तो एक तरीके से ये एक्टर के साथ भी और ऑडियंस के साथ भी ज़्यादती है। अगर हम थोड़ा सा प्री प्लान कर लें तो उससे मेरे नज़दीक क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और कई टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगी। उधर के एक्टिंग स्टाइल में और यहाँ के एक्टिंग स्टाइल में क्या फ़र्क है? हाँ, वहाँ का नेचुरलिज्म बहुत मुख्तलिफ है यहाँ के नेचुरलिज्म मतलब से। आपको कितना मुश्किल लगा या एडजस्ट करने में? क्योंकि वहाँ पे तो बहुत नाराज़गी भी चीख के नहीं शो की जाती, यहाँ पे तो नॉर्मल गुफ्तगू चीख के हो रही होती। हाँ, नहीं, वो देखिए कुछ चीज़ें कल्चरल होती हैं, ठीक है, वो तो कल्चरल अपनी जगह है, वो तो मुझ में भी हैं। मैं जब बहुत एक्साइट हो जाता हूँ ऊंचा बोलना शुरू कर देता हूँ। जिस तरह मेरे कई दोस्त, हम लोग अमेरिका में थे, मैं और मेरा भाई जब आपस में बात कर रहे होते थे तो कहते हम लड़ क्यों रहे हो, वाई यू गाइस फाइटिंग? हालांकि वी वर नॉट फाइटिंग, वो हमारा तरीका है, हम लोग लाउड। तो हाँ, कल्चरल एक्सप्रेशन अपनी जगह है, नेचुरलिज्म अपनी जगह है। यहाँ पे कई दफ़ा अभी भी नेचुरलिज्म, जो हम एक्टिंग में जो नेचुरलिज्म दिखाते हैं
उसमें फिर भी थिएट्रिकलिटी ज़्यादा होती है। शुक्र है कि आप उस वक्त आए हैं जब वो एक स्टेज को 10 साल पहले आया था। फ़खरुन्निसा, आपको याद है ड्रामे में अगर किसी को चपेड़ पड़ी तो वो 10 दफ़ा पड़ती थी, ठा ठा ठा, मतलब एक दफ़ा ठा, और फिर वो एक दफ़ा स्लो मोशन में ठा, फिर एक दफ़ा तेज ठा, वो एक ही चपेड़ को 15 दफ़ा लगती थी। या फिर अगर एक बंदे ने कहा क्या 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 क्या, याद है? ये कुछ 10 साल पहले तक ये चल रहा था। शुक्र करें आप उस नहीं, जमाने अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे, आप वहाँ की और यहाँ की सोप्स में होता था ना, वहाँ के और यहाँ के डिफरेंसेस की बात है ना, यहाँ पे हम सीरियल्स के पीछे एक अंडरस्कोरिंग ऑफ म्यूजिक हर वक्त लगाते हैं। हाँ, मैंने कुछ एक चीज बनाई थी एक दफा, और उसको जब बाहर भेजा तो उन्होंने कहा इसमें म्यूजिक क्यों है? हाँ, तो मैंने कहा म्यूजिक के बगैर तो बिल्कुल ही डेड नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आपकी गुफ्तगू इतनी कमजोर है कि आपको म्यूजिक लगाना पड़ रहा है कवर करने के लिए। और दूसरा, उससे आप एक तरीके से आप ऑडियंस को ये इंडिकेट कर रहे हो कि इस वक्त ऐसा फील करना, कुछ और ना फील कर लेना इस वक्त। हाँ, हम आपको क्लियर कर रहे इससे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि सिर्फ ड्रामा हो रहा है और दुखी म्यूजिक चल हाँ, रहा है, जैसे दुखी- कॉमेडी में हंसी का होता था हाँ, पहले। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि फिल्म सिटी, मुझे पता है कि क्योंकि आप खुद एक इंटरनेशनली राउंड पर्सनालिटी हैं, शर्मीन उबैद हो गई हमारी, कुछ 4-5 लोग हैं जिन्होंने इंटरनेशनली हमारा बहुत नाम रोशन किया है। आप जैसे बंदे की नज़र में फिल्म सिटी का में पोटेंशियल क्या है, उसके साथ किया क्या क्या जा सकता है? पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है, और मेरे नज़दीक ये एक बहुत अहम और बहुत एसेंशियल स्टेप था जो हमें लेना चाहिए था बहुत पहले। सो आई एम अच्छा, वेरी यू आर ग्लैड, सपोर्टिंग इट। आई एम कंप्लीटली सपोर्टिंग। बिल्कुल सही। नहीं, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ना कि इसकी क्या जरूरत थी, और इंडस्ट्री तो कराची तो वाई इन पंजाब, बट फिल्म तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वाज वेरी मच अ लाहौर बेस्ड Really? थिंग उस वक्त में। हाँ। और इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? एग्जैक्टली। और हमें ये कैद क्यों डालनी है कि कराची में हो या सिर्फ लाहौर में या इस्लामाबाद में हो? जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। इंडस्ट्री बहुत वेरीड है, और इसकी लाजमी नहीं है कि उसका सेंटर लाहौर या कराची या कहीं और। आप अमेरिका में देख लें, लॉस एंजलिस में फिल्में प्रोड्यूस होती हैं, फिल्म नहीं होती हैं। 80% ऑफ द वर्क इज़ नॉट डन इन लॉस एंजलिस, इट्स डन इन जॉर्जिया, या इट्स डन इन टोरंटो, या इट्स डन इन न्यूयॉर्क, बाकी जगह पर। तो दैट्स नॉट द इशू। हाँ, फिल्म सिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, उसके हवाले से इतना कहूँगा कि हमें ये देखना है कि एक तो उसकी एक्सिक्यूशन क्या होगी, ठीक है, क्योंकि अब आप एक इमारत खड़ी कर देना स्टूडियो नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्टूडियोज़ होते हैं। बिल्कुल। तो एक तो हमें वो टेक्नोक्रेट्स या टेक्नोलॉजी अवेयर लोग चाहिए हैं जो इस बात को समझ सकें। दूसरी बात जो मैं पहले कर रहा था कि या हमें प्रॉपर टीचर्स चाहिए, जैसे Exactly. आप बाहर पढ़ाते भी हैं, आप यहाँ पे भी मास्टर क्लासेस देते हैं, आप खुद भी पढ़ के इस तरफ आए हैं और आप इसको पढ़ाते भी हैं, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। इस किस्म के लोग, हाँ। और जिनको इंडस्ट्री की नॉलेज भी। जिनको इंडस्ट्री की नॉलेज है, जिन लोगों को हमें, जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि हमें अगर फिल्म सिटी बनानी है तो हमें ये भी देखना है कि हम उसे किस लिए बना रहे हैं। दो वजूहात, एक तो आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ़रोग देना चाहते हैं, 100%। ठीक है, उसके लिए 2-4 मरहले और भी हैं हमारे पास। और इंटरनेशनल इंडस्ट्री को यहाँ पे भी लाना लाना चाहिए। देखिए, ये तो नहीं है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल फिल्में नहीं बनी, वो बस चुपके से बन के होके चली जाती है, बिकॉज Exactly. कभी उनको ऐसा सिरा ही नहीं मिला। उनको सिरा नहीं मिलता, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जिनको हम गवर्नमेंट और लोग कैन वर्क ऑन दैट। एक तो ये देखिए कि आप फिल्में यहाँ बना लेंगे, उसका एक और पहलू भी है, वो है कि लगाएंगे कहाँ। सिनेमाज भी बनने हैं। ठीक है, हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में 100 से कम सिनेमा थिएटर्स हैं। अच्छा, ठीक है, तो आप अगर 50 फिल्में भी बना लोगे, जब तक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, जब तक वो लोगों तक नहीं देखिए, पहुंचेगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सो ठीक है। बात ये है कि हाँ, जिस वक्त फिल्म स्टार्स हुआ करते थे, उस वक्त बहुत से छोटे बड़े सिनेमाज हर जगह होते थे। बिल्कुल थे। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा होते थे, इस वजह से कीमत भी कम होती थी टिकट की। अब 2000 रुपए का टिकट, 1500 का टिकट, ज्यादा फैंसी सीटों में बैठना है तो 5000 का वो आप टिकट है। देखिए ना, जिस इंसान जो इंसान तनख्वाह पे काम कर रहा है,
उसका हक है कि वो अपने फैमिली को तफरी के लिए लेके जा सके। बिल्कुल सही। लेकिन अगर उस आदमी का 2 बच्चों को और अपनी बीवी को लेके जाए तो आसानी से 8-10 हज़ार रुपया खर्च हो जाएगा, जो कि ज़्यादती है। सो कुछ हमें आई थिंक मोर देन दैट, यहाँ पे अब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर को कहूँगी, क्योंकि देखें सिनेमाज गवर्नमेंट्स नहीं बनाती हैं, सिनेमाज government, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री और इन्वेस्टर्स बनाते हैं। दुनिया में कोई आई डोंट थिंक ऐसे सिनेमा, शायद कोई इक्का दुक्का बनाया हुआ हो गवर्नमेंट वालों ने फॉर इंसेंटिव दे सकती है, इंसेंटिव दे सकती है जो गवर्नमेंट आपको दे रही है। इंसेंटिव दे सकती है। पहले भी आप लोगों को सपोर्ट मिली, आज भी मिलेगी, अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग सिनेमाज बनाने में इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली नाउ दैट फिल्म सिटी इज़ हियर, आप जाएं। एटलीस्ट आई कैन गारंटी वन थिंग कि आपको पंजाब में तो बहुत सपोर्ट मिलेगी, स्पेशली फ्रॉम मैम मरियम नवाज शरीफ साहिबा। एंड सेकेंडली अगर बनानी है फिल्म सिटी तो उसकी सबसे बड़ी जो चीज़ हमें देखनी है, अगेन ग्लोबल वायबिलिटी बहुत लाजमी है, और उसके लिए ग्लोबली कनेक्टेड लोग भी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि शर्मीन उबैद हो गई, आप हो गए, यू नो द फ्यू पीपल हु आर वेल कनेक्टेड। हमें ब्रेक की तरफ जाने, ब्रेक में जाने से पहले जल्दी से शेफ फ़खरुन्निसा आपसे वैसे तो बातचीत हो गई, मुझे लग रहा है खाना पीना भी तैयार है। बिल्कुल रेडी है खाना हमारा देखें, लाइट से जो मिक्स वेजिटेबल का सालन है वो बिल्कुल रेडी है, और साथ हमारी कुरकुरी भिंडी भी रेडी है, और रायता आजकल गर्मियों में तो बहुत ज़रूरी है और खाना भी चाहिए, और ये सारा हमारा मील पूरा रेडी है। आप इसको ट्राई करें और इन्जॉय करें। और ऐसा करते हैं, ब्रेक में तो जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अ डे इन द लाइफ ऑफ फरहान ताहिर होता क्या है काम पे, जब इनका शूट वाला दिन हो, एंड देन ऑल्सो जब शूट ना हो, लाहौर में हो अपने अब्बा के साथ, तो हाउ डज द डे गो। ज़रा डे इन द लाइफ ऑफ इन्हीं की ज़बानी जानते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हमारे मुल्क के सुपरस्टार फरहान ताहिर हैं। और फरहान, वी वांट टू नो कि आपका दिन कैसे गुजरता है। पहले तो ये बताएं कि जिस दिन शूट होती है उस दिन स्केड्यूल क्या होता है, और जिस दिन शूट नहीं होती स्केड्यूल क्या होता है। कुछ चीज़ें बिल्कुल हर रोज़ चलती हैं, जिसमें अगर शूट है या नहीं है तो सुबह कोई एक थोड़ा सा टाइम निकाल के कोई वर्कआउट, सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज करना बहुत लाजमी। उससे मेरी सैनिटी जो है वो कायम रहती है, या कम से कम मुझे लगता है कि मेरी सैनिटी कायम है, तो वो तो लाजमी है। जिस दिन शूट होती है उस दिन ज़्यादातर यही होता है कि उठ के चाय पी के गो वर्कआउट करके वापस आके, यूजुअली मैं ये सबसे कहता हूँ, जो आप बात कर रही थी कि 5 मिनट पहले जो सीन देते हैं, मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि यार मुझे 1 रात पहले सीन भेज दिया करो, तो मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेता हूँ अपने आप को। उसके बाद सेट पे चले जाते हैं। सेट पे जाके जो अफरा तफरी होती है वो आपको मालूम ही है, तो उसको हैंडल करते हैं। हर रोज़ कोई स्यापा होता है। स्यापा तो हर रोज़ होता है। हाँ, किसी की कमीज नहीं मिल रही, तो किसी के कॉन्टिन्यूटी के जूते खो गए हैं, जी, तो मतलब एवरी डे देयर इज एन इशू। जी, एक सेट कोई बंदा सेट पे नहीं आया जिसकी वजह से सारा कुछ उल्टा हो गया, क्योंकि किसी और को नहीं पता था कि उस बंदे का काम कैसे करना है। जनरेटर का डीजल खत्म हो गया, वो हो जाता है आमतौर पर। पेट्रोल या डीजल खत्म हो एक दिन तो शूट इसलिए कैंसिल हो गई क्योंकि किसी की कमीज फट गई थी और सुई धागा नहीं था। स्वीट बाहर ऐसा होता है। अच्छा ओके, चले। और यहाँ पे पाकिस्तान में कंपैरेटिवली शूट लंबी होती है, वहाँ पे तो 10 आवर्स में आप डन हो जाते हैं, पिकअप से लेके ड्रॉप ऑफ तक। यहाँ पे होता है कि आपको पिक करने, आपके पहुँचने के बाद टाइम गिना जाता है। ठीक हो गया। जब आप नहीं काम कर रहे होते तो फिर आपका दिन कैसे गुजरता है? देखिए बच्चे आपके बाहर हैं, फैमिली तो। अगर मैं लाहौर में हूँ तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, आपने मेरी वालदा की बात की, तो जब से उनका इंतकाल हुआ है तो उनका कब्रिस्तान है मेरे घर से कोई तकरीबन 3 मील के फासले पर। तो जब मैं वर्कआउट की बात करता हूँ तो मैं यूजुअली ये करता हूँ कि मैं सुबह उठ के चाय पीकर थोड़ी देर अपने, आई हैव डॉग्स, तो उनको मैं टहला टहलू कर उनको घर छोड़ देता हूँ, और फिर मैं जाता हूँ कब्रिस्तान तक, फातिहा पढ़ के आ जाता हूँ। तो वो मेरी सुबह इस तरह स्टार्ट होती है। ठीक है। उतनी देर में
मेरे वालिद साहब जाग जाते हैं, उनके साथ बैठ के चाय पी लेता हूँ। एंड देन उसके बाद जो भी दिन की मसरूफियात हैं उसके मुताबिक आई गो। तो यूजुअली सुबह में सिर्फ डिफरेंस ये है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो काम पे फोकस होता है। कराची में हो या कहीं तो उस काम ही है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आप बुरा ना मनाएं तो, और मत जवाब दीजिएगा अगर आपका जी नहीं चाहता, बैठे बैठे एकदम से ख्याल है। बहुत से मर्द हजरात आपकी उम्र पे जो अपने बॉडी और फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, फिर वो अपने मुंह की डेंटिंग पेंटिंग भी काफ़ी कराते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने अपनी बहुत ज़्यादा फिटनेस का ख्याल रखा, बट इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपने बोटॉक्स, शोटॉक्स, इस तरह की चीज़ें नहीं कराई, वो साफ पता चलता है आपके चेहरे से। तो मेरा सवाल ये है कि आपके लिए वर्किंग इन द मीडिया प्रायोरिटीज़ क्या हैं? क्योंकि ऑब्वियसली उम्र से मतलब 40 साल कम, 20 साल का आप नहीं लगने की कोशिश कर रहे, क्योंकि कुछ लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में वो भी ये कर रहे हैं, दैट्स फाइन। आपको हीरो बनने का शौक नहीं है? कभी भी नहीं था। हाउ कम? क्योंकि मेरे लिए ये लेबल्स जो है ना, हीरो, विलन, हीरोइन, ये लेबल्स हैं। कैरेक्टर होता है। अगर आप हीरो भी प्ले कर रहे हैं तो वो भी एक कैरेक्टर है, वो आप इस तरह प्ले नहीं, कम से कम मेरे। आपने यहाँ पे आके ये नहीं कहा इंडस्ट्री में कि भाई मैं या तो मेन लीड हीरो आऊँगा या मैं नहीं करूँगा, ऐसी आपने कोई बात नहीं की। वरना बहुत से लोग जब बाहर से आते हैं, इट डजंट मैटर अबाउट एज, वो कहते हैं भाई लीड पे लेना है तो लो, वरना जाओ। मुझे ये देखना होता है कि कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है कि नहीं, पहली चीज़, और मैं उसको अपने मुताबिक कितना यूनिक बना सकता हूँ। ठीक है। तो मेरा चैलेंज हमेशा ये होता है। और फिटनेस पे इतनी तवज्जो? हाँ, फिटनेस पे तवज्जो इसलिए लाजमी है, वो इसलिए लाजमी है क्योंकि देखें, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारा बाजा यही है जो हमें बजाना है। ठीक है, तो अगर बाजे का थोड़ा सा ख्याल कर लोगे तो शायद अच्छा बज जाए थोड़ी देर ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो ये, दूसरा फिज़िकल फिटनेस सिर्फ मसल्स बनाना नहीं होता, वो इट्स अ मोर होलिस्टिक अप्रोच टू लाइफ। आपकी डाइट है, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस है, आपकी मेंटल फिटनेस है, हेल्थ है, तो वो सब चीज़ें, रेस्ट है, तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं इंसान को, टू मेक द पर्सन वर्क एट द ऑप्टिमल लेवल, बहुत लाजमी है। मेरे नज़दीक, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक्शन वैक्शन बहुत किया है, कई दफ़ा यहाँ पे या कहीं पे भी आप कोई एक्शन सीन देखते हो तो शायद 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसको शूट करने के लिए आपको शायद पूरा दिन चाहिए हो। उसमें शायद आपको एक फॉल जो है, जो मुक्का पड़ रहा है आपको, वो आपको शायद 20 दफ़ा लेनी हो। तो उसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप थोड़े से अपने आप को फिट रखोगे तो वो इम्पैक्ट नहीं होगा आपकी पर्सनल ज़िंदगी पे। तो अभी आपका एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट रिलीज़ होने वाला है, कुछ उसके बारे में बताएंगे? क्योंकि उसके बारे में इंटरनेशनली तो बात हो गई है अब ओपन। हाँ। वो उसके मज़े की बात ये है कि वो एक मार्वल सीरीज़ है, और एक्शन की आपने बात की तो वो भी एक आपका एक्शन वाला प्रोजेक्ट है। एक्शन वाला प्रोजेक्ट है, और उसमें मज़े की बात ये है कि जो कैरेक्टर मैंने आयरन मैन मार्वल में किया था, वही कैरेक्टर अब 17 साल के बाद दे आर ब्रिंगिंग हिम बैक। ओके। तो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं दोबारा मार्वल यूनिवर्स में। इस सीरीज़ में मेरा काम मतलब ऑल द वे थ्रू नहीं है, लेकिन मार्वल का ये एक तरीका होता है कि वो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करा देते हैं, और फिर जितने वो पॉपुलर होते हैं लोग अगर उनको एंजॉय करते हैं, देखते हैं, तो यानी कि पाकिस्तान तो उसमें है वैसे एक जो आप उसकी बात कर रही थी ना, फिज़िकल फिटनेस की, उसमें मेरी एक 2-3 मिनट की स्वॉर्ड फाइट है शुरू में, लेकिन उसके लिए उन्होंने मुझे 1 महीना पहले बुला के 4-4 घंटे हर रोज़ उसकी मुझसे और दूसरे एक्टर से उन्होंने वो वर्कआउट करवाया। और क्या इसके भी पैसे होते हैं? हाँ, रिहर्सल के? हाँ। तो वो भी उसी तरह आपको पे किया जाता है जैसे आप उसके लिए करते हैं। चलो, दैट्स ग्रेट। हाँ। एक चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा आजकल आर्टिस्ट बोल भी रहे हैं वो है रॉयल्टी। थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट समझा देंगे? हाँ, रॉयल्टी, क्योंकि देखिए आप लोगों को बाहर इस चीज़ की आदत है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट बहुत पहले ख़त्म हो गया था। सच्ची बात यह है क्योंकि प्रोजेक्ट एक दफ़ा ऑन एयर जाता था फिर वापस वो ऑन एयर आता नहीं था,
राइट। अब चीज़ें ये है क्योंकि हमें, और उस वक्त प्रोग्रामिंग भी लिमिटेड टाइम के लिए होती थी दिन में, चीज़ें बदली, चीज़ें इवॉल्व हुई और हुआ ये कि कहीं पे रॉयल्टी वाला सिस्टम रह गया। आजकल आर्टिस्ट बहुत इस पे गिला कर रहे हैं कि रॉयल्टी का कोई सिलसिला नहीं है। जैसे ड्रामा एक चैनल पे चल गया एक दफ़ा, फिर उसी चैनल पे, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत हो रहा है, वही ड्रामा फिर चला, फिर वही ड्रामा फिर से चला, या उन्होंने किसी और चैनल को बेच दिया। अब काम आपने एक दफ़ा किया, पेमेंट भी आपको एक दफ़ा हुई, लेकिन फ़ायदा उसका बार बार लिया गया। हाँ, वो ये जो है ये मेरे नज़दीक नाइंसाफ़ी है, क्योंकि देखें जो आप बात करें ना सिर्फ दूसरे चैनल्स को बेच दिया, आप उसको इंटरनेट पे भी चलाते हो, आपके पास कई तरीक़े हैं उससे इनकम हासिल करने की। लेकिन अगर आप प्रिंसिपली देखो तो आपने जो काम किया है उसमें एक मुश्तरका एफर्ट था सारों का, सिर्फ पैसे लगाने का नहीं था, एक्टर का भी था, डायरेक्टर का भी था, क्रू का भी था। तो मेरे नज़दीक ये एक बहुत लाजमी चीज़ है और इससे मेरे ख़्याल में क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि लोगों को इंसेंटिव मिल जाएगा। और अगेन मगर ये वाली चीज़ जो है वो आर्टिस्ट नहीं करवानी है। बाहर के ममालिक में भी जब इस तरह की चीज़ें बनी हैं, सिस्टम्स बने, तो आर्टिस्ट ने कलेक्टिवली साथ मिल के किया। वो देखिए वहाँ पे ना, अब जिस तरह हमने क्योंकि ये वाला काम गवर्नमेंट का नहीं है, ये नहीं काम गवर्नमेंट का actually नहीं, ये हमारा हमारा है और काम, हमारी ये हमारा इंडस्ट्री का काम है, बिल्कुल, हमारी फील्ड का एब्सोल्युटली। काम है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है। हमने वहाँ पे 7 महीने स्ट्राइक की थी। मतलब आप अपनी जो सजेशंस हैं वो गवर्नमेंट पे के पास लेके जाएं, हाँ, वो हेल्प कर सकते वो हैं। आपको हेल्प करेंगे, आपको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन इंडस्ट्री के लोगों ने ही इस चीज़ को करना है। ये बात मैं आज एक्चुअली इसलिए क्लियर करना चाहती थी, बिकॉज लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जी गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ करी। कुछ चीज़ें उस इंडस्ट्री की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है। बहुत आसान होता है कि दूसरे की तरफ उंगली उठा दो कि आप ये नहीं कर रहे। असल में हमें अपने आप को देखना है। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे हमने 7 महीने स्ट्राइक की थी। एक एक्टर नहीं गया, एक डायरेक्टर नहीं गया, प्रोड्यूसर नहीं गया, राइटर नहीं गया, क्रू मेंबर नहीं गया, लोगों ने अपने घर बेच दिए। इसी तरह नर्सेज ने स्ट्राइक की। नर्सेज ने, ठीक है। तो बात यह है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्ट्राइक करें। देखिए स्ट्राइक तब होती है जब कोई आपकी बात ना सुने। इस वक्त आप लोगों के वो वाले लीडर्स, व्यूअर्स बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि इंडस्ट्री बेहतर करे, चीज़ें इवॉल्व करें। तो जब आर्टिस्ट बताएंगे, इवन सीनियर आर्टिस्ट जो अच्छे पैसे कमाते हैं कि जी ये वाले मामला आते हैं, तो व्यूअर्स आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। बट अगेन कलेक्टिवली एज अ टीम, जिस तरह सफाई की बात थोड़ी देर पहले हो रही थी, हम सब जिम्मेदारी इस मुल्क की लेंगे तो ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। सो फाइनली फरहान, आप क्या कहना चाहेंगे एंड में अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को? क्योंकि वहाँ पे फैंस मुख्तलिफ अंदाज में मिलते हैं, यहाँ पे तो फैंस आके बाकायदा जफ्फी मारते हैं। जफ्फी मारते हैं घर आने। वो ये एक घर की बात होती है। तो फिर आप अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को मैसेज दें। मैं आप लोगों का सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से और जिस सेंसिटिविटी से आप, जब मैं या और एक्टर्स ऑन स्क्रीन नहीं होते, जिस तरह से आप लोग आके मिलते हैं ना, अल्लाह की कसम हम लोगों का खून बढ़ जाता है। So thank you so much. That's the only thing I can say. And the only thing I can also say is thank you so much आपके टाइम का, and उसके अलावा for coming back to the industry। बहुत से लोग पाकिस्तान से जाते हैं ना फरहान, वो वापस नहीं आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बाहर ज़्यादा पैसे बनेंगे, ज़्यादा इज्जत मिलेगी, ज़्यादा। लेकिन व्यूअर्स, अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए, अपना आप नहीं भूलना चाहिए। एक इंसान अगर 40 साल अपनी ज़िंदगी बाहर गुजार के यहाँ वापस आ सकता है। इसी तरह शर्मीन उबैद की मैं बात करती हूँ, उन्होंने भी बाहर इतना काम किया, ऑस्कर्स जीत के, आपके ख्याल से वो बाहर नहीं रह सकती जाके? ये नहीं बाहर रह सकते। जिन भी रीजंस के लिए वो यहाँ पे हैं वो भी हैं। और अगर और लोग भी अगर चले बाहर से स्किल्स भी सीख लिया आपने, तो उन स्किल्स को ला के अपने मुल्क में उनको यूटिलाइज़ करें, ताकि हम सब कलेक्टिवली कामयाबी और तरक्की की तरफ गामजद हो सकें। थैंक यू सो मच फरहान ताहिर। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।